दांत सिंह के गिने बचपना यौवन धारा मोड़े। दांत सिंह के गिने बचपना यौवन धारा मोड़े। बढ़कर 16 साल युद्ध में चक्रव्यूह को तोड़े। और कहीं क्या किसी देश की हिमगिरी सी पेशानी। और कहीं क्या किसी देश की हिमगिरी सी पेशानी। हमको है अभिमान हिंद पर, हम है हिंदुस्तानी। हमको है अभिमान हिंद पर, हम है हिंदुस्तानी। डॉक्टर गिरजा शंकर त्रिवेदी जी की ये पंक्तियां हैं, और इन पंक्तियों से जैसे जोश आ जाता है, आई होप उसी जोश के साथ आप इस लेक्चर को सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर में, जिसमें हम लाइफ प्रोसेसेस की सीरीज में अब हम अपने मेन प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। मतलब अब तक वाल जो थे वो भी मेन ही थे, ऐसी बात नहीं है कि उनको इग्नोर कर दोगे, वो भी मेन है। बट ये है कि जैसे मैंने पहले दिन डिस्कस किया था कि आपके जितने भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, जैसे आपके न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, एक्सक्रीशन का भी छोटा सा ही पार्ट है, उसको हम कमिंग सीरीज में हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, उन सबके ऊपर क्या होता है, उन सबके ऊपर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सिस्टम होता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि भाई आपका जो न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, साथ ही साथ उनको तो कंट्रोल करना ही करना है, उनको रेगुलेट तो करना ही करना है कि कब चालू करना है, कब बंद करना है। ठीक है, अब डाइजेस्टिव एंजाइम कब रिलीज होंगे, ये सारी चीजें हैं, इनका रेगुलेशन तो होगा ही होगा ना। और इनको रेगुलेशन करने के लिए कोई ना कोई सिस्टम चाहिए। साथ ही साथ दो चीजों को साथ में कंडक्ट करना है तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन का सिस्टम भी चाहिए। तो इसीलिए हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सिस्टम होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सो जैसे कि मैंने डिस्कस किया, लाइफ प्रोसेसेस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है आपके नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग के लिए, और इन सब के फंक्शनिंग के लिए जरूरी है एक सिस्टम जिसको हम कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, सो द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन नॉर्मल फंक्शनिंग एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी, उनको हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेसेस। दे आर कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेसेस। एंड लाइफ प्रोसेस की स्टडी को जैसे मैंने भी डिस्कस किया था पहले भी कि फिजियोलॉजी कहते हैं। इसमें क्या आ जाता है, इसमें आपका न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन आता है, एंड अबव ऑल कम्स द सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, सो देखिए, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आपका जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला सिस्टम है वो क्या करता है, वो इन सभी चीजों को कंट्रोल करता है। न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, एंड अबव ऑल इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो आपस में कोऑर्डिनेट करेगा कि हाँ भाई न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन साथ में किस तरीके से काम करेंगे, रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन किस तरीके से, ये जो कोऑर्डिनेटेड प्रोसेसेस है, मतलब हमारी बॉडी की फंक्शनिंग जो है बहुत कोऑर्डिनेटेड तरीके से होती है। मतलब एक प्रोसेस के बाद एक प्रोसेस, बहुत सारी हमारे बॉडी में एक साथ बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही हैं, कहीं पर कैटाबॉलिज्म हो रहा है, कहीं पर एनाबॉलिज्म हो रहा है, और इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सिस्टम है। समझ ही गए होंगे आप ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमने क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मूवमेंट्स को लेके। मूवमेंट्स क्या होते हैं, जनरली हम ये सोचते हैं कि हाँ भाई जब भी मूवमेंट होगा, मूवमेंट इज रिलेटेड टू मोशन, हम ये सोचते हैं कि हाँ भाई डिस्प्लेसमेंट होगा, आप एक जगह से दूसरी जगह तक खेलें, जैसे मैं अगर यहां से यहां तक चल रहा हूं तो ये क्या है, ये एक तरीके का मूवमेंट है, हम जनरली ये सोचते हैं। बट अगर हम ये सोचे कि प्लांट्स में मूवमेंट होते हैं या नहीं होते हैं, या बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जो जिनमें इस तरीके का मोशन नहीं होता, मतलब आप क्या है, आप एक जगह से दूसरी जगह तक डिस्प्लेस नहीं होते, बट स्टिल यू से दैट दे आर मूवमेंट्स। ठीक है, सो मूवमेंट्स को जनरली आप इसी चीज से ना लिंक करें कि हाँ भाई आप मूव कर रहे हैं। देयर आर सर्टेन, जैसे अगर हमारी बॉडी की बात करूं तो बॉडी में बहुत अलग अलग तरीके के मोशंस हैं, अलग अलग तरीके के मूवमेंट्स हैं। ठीक है, जैसे हमारा ग्रोथ है, ठीक है, सो इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ मूवमेंट। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम धीरे धीरे हमारी एज के साथ साथ हमारी हाइट बढ़ती रहती है, सो दैट इज अ काइंड ऑफ मूवमेंट। उसी तरीके से प्लांट की भी अगर मैं बात करूं तो प्लांट ऑल्सो शोज ग्रोथ एंड मूवमेंट्स। ठीक है, सो अगर हम ह्यूमन बींग्स के मूवमेंट्स की बात करें या अलग अलग तरीके के एक्शंस की बात करें, ठीक है ना, सो यू जनरली हैव टू टाइप्स ऑफ एक्शंस। ठीक है, सो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। दो तरीके के एक्शंस होते हैं हमारे पास, जैसे ये हैं, दीज आर वॉलेंट्री एक्शंस। जैसे अगर मैं हाथ हिलाऊं और ये सब करूं, मतलब मैं बोल रहा हूं, मैं इधर जा रहा हूं, मैं उधर जा रहा हूं, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, ये सब क्या है, इनको मैं कंट्रोल कर रहा हूं। मैं अपने आप को क्या, मतलब अपने मर्जी से चला रहा हूं। अगर मैं हाथ को हिला भी रहा हूं तो अपनी मर्जी से हिला रहा हूं, है कि नहीं। अगर मैं चल रहा हूं तो अपनी मर्जी से चल रहा हूं, मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूं। ये ऐसे मोशंस है जिनको मैं कंट्रोल कर सकता हूं। लेकिन कभी सोचो कि आपकी बॉडी में कुछ ऐसे भी मूवमेंट्स होते हैं जिनको आप कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे आपके क्या होते हैं, आपकी आईज ब्लिंक करती हैं, ठीक है, आपको यॉर्निंग होती है, ठीक है, छींक आती है। साथ ही साथ अगर मैं मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की बात करूं, जैसे आपका डायफ्राम है,
जैसे हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा भी था कि डायफ्राम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। तो ये सारे ऐसे मोशंस हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सोचो कभी खाना नीचे नीचे जा रहा है और आपने गले पे उसको यहाँ रोक दिया, यहाँ सोचा उसको कि एसोफेगस में मैं उसको रोक देता हूँ, तो वो रुकेगा? नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि एसोफेगस में क्या है, कॉन्ट्रैक्शन और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है, जिसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। दे कम्स अंडर अ कैटेगरी ऑफ मूवमेंट्स दैट आर कॉल्ड एज इनवॉलेंट्री। हम कहते हैं ना कि हाँ भाई वॉलेंटियर चाहिए, वॉलेंट्री यानी कि जो अपनी मर्जी से है। तो वॉलेंट्री मतलब ऐसे एक्शंस जिनको हम अपनी मर्जी से रोक सकते हैं, ठीक है, हमारे कंट्रोल में होते हैं। वो होते हैं आपके वॉलेंट्री मसल्स, जैसे इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, अलग अलग तरीके की एक्सरसाइज की जा रही हैं, ठीक है। सो वो भी जरूरी है। अब आते हैं ये वाले मोशंस दैट आर कॉल्ड एज एक्शंस, दीज आर कॉल्ड एज इनवॉलेंट्री एक्शंस, ठीक है। सो यू हैव वॉलेंट्री एक्शंस एंड यू हैव इनवॉलेंट्री एक्शंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो वॉलेंट्री एक्शंस एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस। सो टॉकिंग अबाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो आपका जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सिस्टम है वो दो भागों में बटा हुआ है, ठीक है। आज हम पहला भाग पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या है, दो बड़े बड़े सिस्टम, हमारी बॉडी के दो बड़े बड़े सिस्टम जो है वो इस चीज में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो सिस्टम है दैट इज कॉल्ड एज नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम जिसमें क्या आ जाता है, जिसमें मेनली आ जाता है आपका ब्रेन, ठीक है, ब्रेन एंड उससे रिलेटेड जितनी भी नर्व्स निकल रही हैं, प्लस साथ ही साथ क्या होता है, ब्रेन के साथ साथ आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अभी हम इसका डिस्कस करेंगे, इसका फर्दर क्लासिफिकेशन देखेंगे कि क्या क्या आपका नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं। एनीथिंग मतलब ये है कि नर्वस का मतलब क्या हो गया है, ब्रेन से रिलेटेड है, ब्रेन से निकल रही हैं जो नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकल रही हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, उनमें जो सिग्नलिंग होती है, न्यूरल सिग्नलिंग होती है, ठीक है। These all consist of your central nervous system and you have peripheral nervous system combinedly forming a nervous system, ठीक है। सो पहला पार्ट जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का आता है दैट इज नर्वस सिस्टम, ठीक है। और दूसरे की अगर मैं बात करूं तो सेकंड इज योर हार्मोनल सिस्टम। हार्मोनल सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एज एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको हम क्या कहते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने डिस्कस किया होगा, एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए हमारे पास दो तरीके के ग्लैंड्स होते हैं, वी हैव एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड वी हैव एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। ग्लैंड्स वो ऑर्गन्स जो कि सीक्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं, जो कि कुछ सीक्रेट करते हैं। जैसे मैं सलाइवा की बात करूं तो सलाइवा को सीक्रेट करने वाले सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर इज आल्सो ग्लैंड, क्योंकि वो क्या रिलीज कर रहा है, वो बाइल जूस रिलीज कर रहा है कि नहीं। उसी तरीके से इंसुलिन एक ग्लैंड है, क्यों, क्या रिलीज कर रहा है वो, दैट इज रिलीजिंग इंसुलिन, ठीक है। और उसी तरीके से थायराइड ग्लैंड है, थायरोक्सिन रिलीज कर रहे हैं। सो वो ऑर्गन्स जो सीक्रेशन में इन्वॉल्व हो, ग्लैंड्स, ठीक है। और उसी तरीके से कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम डक्ट्स कहते हैं। डक्ट्स का काम क्या है, पैसेज प्रोवाइड कराना, जो भी सीक्रेशन है उसको पैसेज प्रोवाइड करता है या स्टोर करता है, जैसे गॉल ब्लैडर है, डक्ट, ठीक है। सो यू हैव टू टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स, एक होते हैं एंडोक्राइन और एक होते हैं, सॉरी, यू हैव टू टाइप ऑफ ग्लैंड्स, endocrine glands and exocrine glands. So endocrine glands are called as ductless glands. ऐसे glands जो कि अपना secretion directly blood में देते हैं, ठीक है, that directly pour their secretion into the blood, ठीक है। और exocrine क्या होते हैं, they store करते हैं, पैसेज के थ्रू secretion होता है उनका, डायरेक्टली ब्लड में नहीं जाता। सो यहां पर जो हमारा डिस्कशन होगा, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो इन्वॉल्व है, दैट इज योर एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि आपका हार्मोनल सिस्टम, जो कि सेकेंड पार्ट होगा आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और उससे निकलने वाली नर्व्स के बारे में, न्यूरल सिग्नलिंग के बारे में। और दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे वेरियस काइंड ऑफ हार्मोन्स इन प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल्स और प्लांट्स में हम दोनों हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं कि आपके नर्वस सिस्टम के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। देखिए नर्वस सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हाँ भाई आपकी व्हाट इज सिग्नलिंग किस तरीके से होती है, ठीक है। सो जनरली देखिए कैसा होगा कि मान लो कहीं पर क्या है, कहीं पर मतलब हमने एक आपने एनसीईआरटी में भी देखा होगा कि हाँ भाई एक पैन है जिसमें पानी गर्म हो रहा है और वहां से क्या है वो भाप आ रही है और फिर क्या हो रहा है, मतलब कोई चीज सेंस हो रही है। ये मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी से कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हैं और आपका हाथ क्या चला जाता है कहीं से, या तो गरम आयरन पे चला जाएगा या फिर फ्लेम पे चला जाएगा। तो क्या होगा, अचानक से एक क्या आ जाता है, एक एक्शन आ जाता है, मतलब अचानक से आपका हाथ वापस आ जाएगा।
या फिर अदरवाइज अगर मैं ये कहूं कि बाहर से क्या होगा, बाहर से जितना भी मतलब बाहर के जितने भी सिग्नल्स हैं, ठीक है, चाहे वो आपके इन्वायरमेंटल सिग्नल्स हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, यू हैव वेरियस काइंड ऑफ सिग्नल, जैसे, और उन्हीं सिग्नलिंग के अकॉर्डिंग, मतलब जैसा हमारे पास क्या होता है, जैसा एक्शन होता है उसी तरीके से हमारा रिएक्शन होता है, ठीक है ना। अब उस रिएक्शन और एक्शन के लिए जरूरी है कि वहां पर क्या हो, एक सिग्नलिंग का प्रोसेस हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, एनवायरमेंट से क्या होंगे, एनवायरमेंट से कुछ सिग्नल्स आएंगे जो कि हमारे क्या करेंगे, हमारे को स्टिमुलेट करेंगे। सो दैट विल बी कॉल्ड एज स्टिमुलाई। स्टिमुलाई एनी एनवायरमेंटल सिग्नल दैट इज कॉजिंग अ मूवमेंट, हमारे में मूवमेंट कॉज कर रहा है, हमारी बॉडी में मूवमेंट कॉज कर रहा है, ठीक है। सो दैट इज एन एनवायरमेंटल सिग्नल। स्टिमुलाई को रिसीव कौन करता है, रिसेप्टर्स। तो पहला पार्ट आ गया स्टिमुलाई, दूसरा पार्ट आ गया रिसेप्टर, ठीक है। सो रिसेप्टर्स क्या है, receptors are specialized tip of the nerve fibers that collect the information to be conducted by the nerves, ठीक है। जनरली हमारे कितने सेंस ऑर्गन्स है, ठीक है। सो अलग अलग सेंस ऑर्गन्स क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के सिग्नल्स को सेंस करते हैं, ठीक है। प्लस वी हैव रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। सिग्नलिंग की शुरुआत कहां से होती है, रिसेप्टर, जो कि रिसीव करेंगे सिग्नल को और फिर क्या करेंगे, उसको कंडक्ट करेंगे नर्व्स के थ्रू, ब्रेन तक लेके जाएंगे, ठीक है। यू हैव रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स आर इन द सेंस ऑर्गन्स ऑफ द एनिमल्स, ठीक है। यू हैव वेरियस काइंड ऑफ रिसेप्टर्स डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके का सिग्नल है। जैसे फोनो रिसेप्टर्स हो गया, फोनो रिसेप्टर्स यानी कि हियरिंग का, ठीक है, एयर में जो होंगे। फोटो रिसेप्टर्स लाइट विजुअल, विजुअल स्टिमुलस को सेंस करेंगे, ठीक है। फोनो रिसेप्टर्स ऑडियो, ऑडियो सिग्नल्स को। देन यू हैव थर्मो रिसेप्टर्स टेम्परेचर को, ठीक है, टेम्परेचर, ऑल फैक्ट्री, स्मेल एंड गस्टेटरी, टेस्ट, ठीक है। सो ये अलग अलग रिसेप्टर्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ सिग्नल्स दैट दे रिसीव, ठीक है। सो शुरुआत किससे होती है, शुरुआत होती है रिसेप्टर से। रिसेप्टर्स का काम क्या होता है, रिसेप्टर्स का काम होता है चीजों को रिसीव करना, स्टिमुलस को रिसीव करना। स्टिमुलस क्या है, कोई एक्सटर्नल एनवायरमेंटल सिग्नल है, ठीक है, जो कि एक्सटर्नल फैक्टर है, जो कि क्या कर रहा है, हमारी बॉडी में किसी प्रकार का मूवमेंट कॉज कर रहा है, ठीक है। सो जैसा हमने डिस्कस किया, सबसे पहला पार्ट क्या होगा, सबसे पहला पार्ट होगा आपका स्टिमुलस, ठीक है। स्टिमुलस से क्या होगा, ठीक है, स्टिमुलस से जनरली ये हो गया आपका स्टिमुलस, ठीक है। देखिए ये हो गया आपका स्टिमुलाई, ठीक है। सेकंड पार्ट जिसमें हमने डिस्कस किया, ये क्या होगा, ये होगा आपका रिसेप्टर, ठीक है। चलिए यहां पे लिख देते हैं। थर्ड पार्ट क्या होगा, ठीक है, थर्ड इज अ नर्व कॉल्ड एज योर सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व, ठीक है। देखिए सिग्नल को ट्रेस करने की कोशिश कीजिए कहां से कहां आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले स्टिमुलस, स्टिमुलस से वो उसको रिसीव कौन करेगा, रिसेप्टर्स, रिसेप्टर से कहां जाएगा, वो सेंसरी नर्व के रास्ते जाएगा, कहां पर, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। इट विल गो इनटू योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। देन यू हैव, ठीक है, देन यू हैव दिस, क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंसरी नर्वस सिस्टम से आएगा मोटर नर्व, ठीक है, मोटर नर्व, ठीक है। मोटर नर्व से क्या जाएगा, ये मोटर नर्व से जाएगा ये एफेक्टर, ठीक है, एफेक्टर। सिक्स्थ वन इज एफेक्टर एंड सेवेंथ वन इज योर एक्शन, ठीक है। सो स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस जिसके रिस्पॉन्स में कोई एक्शन क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है। सो जिसके रिस्पॉन्स में कोई क्या आ रहा है, जिसके रिस्पॉन्स में कोई ना कोई एक्शन आ रहा है, ठीक है। सो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले स्टिमुलस था, स्टिमुलस को रिसीव किया, सेंस किया गया रिसेप्टर्स द्वारा, रिसेप्टर्स द्वारा वो सिग्नल कहां पहुंचाया गया, वो पहुंचाया गया सेंसरी नर्व में, सेंसरी नर्व से वो सिग्नल कहां गया, वो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने, इंटरप्रेट किया गया, इंटरप्रेट करने के बाद उसके अनुसार रिएक्शन दिया गया, रिएक्शन किस फॉर्म में निकलेगा, मोटर नर्व के रास्ते एक दूसरा सिग्नल निकलेगा, मोटर सिग्नल निकलेगा, ठीक है ना। वो जाएगा मोटर न्यूरॉन के रास्ते, मोटर न्यूरॉन से मोटर नर्व, मोटर नर्व से वो जाएगा एफेक्टर, एफेक्टर वो ऑर्गन जो कि एक्शन क्रिएट कर रहा है, वो जो एक्शन कर रहा है, ठीक है ना, जनरली हमारी मसल्स, ठीक है। एनवायरमेंट के सिग्नल के रिस्पॉन्स में जो काम कर रहे हैं, कौन सा ऑर्गन काम कर रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एज अ रिसेप्टर एंड रिसेप्टर विल अल्टीमेटली लीड टू एक्शन, ठीक है। सो ये पूरा का पूरा क्या है, दिस इज योर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब इसको याद रखिएगा कि इसमें सिग्नलिंग मतलब पूरा एक फ्लो चार्ट है कि कहां से कहां जा रहा है सिग्नल। स्टिमुलस, स्टिमुलस से रिसेप्टर्स, रिसेप्टर से सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व से सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बैक आएगा कौन सा, मोटर नर्व, मोटर नर्व से एफेक्टर और एफेक्टर अल्टीमेटली लीड्स टू एक्शन, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, दिस इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं किसके बारे में,
नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज कॉल्ड एज नर्वस टिश्यूज। नर्वस टिश्यूज जनरली हम क्या पढ़ते हैं, वी हैव नर्वस टिश्यू की एक अलग से कैटेगरी आ जाती है जिसका मेन जो सेल होता है दैट इज कॉल्ड एज न्यूरॉन। ठीक है, सो आपका क्या है, नर्व सेल। नर्व सेल क्या है, एक तरीके से फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की। मतलब जितनी भी सिग्नलिंग हो रही है, जितना भी हमने अभी डिस्कस किया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को हमने डिस्कस किया, तो उसमें कहीं ना कहीं सिग्नलिंग इन्वॉल्व है। और सिग्नलिंग को पार करने में कौन, मतलब सिग्नलिंग को एक सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन कर रहा है, दैट इज योर न्यूरॉन। ठीक है, और उसी न्यूरॉन से बना हुआ है आपका नर्वस सिस्टम। ठीक है, सो न्यूरॉन, जैसे न्यूरॉन के बारे में एक और खास बात यह है कि इट इज द लॉन्गेस्ट सेल, बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है, फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। ठीक है, नर्वस सिस्टम इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। ठीक है, नर्वस सिस्टम क्या करता है, इंफॉर्मेशन रिसीव करता है फ्रॉम द एनवायरमेंट। ठीक है, टू रिसीव दीज इंफॉर्मेशंस वी हैव वेरियस काइंड ऑफ द रिसेप्टर्स एंड to receive the information from the various bodies to act according to the muscles and the glands. Neuron is the structural and the functional unit of your nervous system. Structural unit भी है, functional unit भी है आपके nervous system की न्यूरॉन. ठीक है, तो चलिए बात करते हैं न्यूरॉन की, न्यूरॉन के बारे में बात करते हैं. चलिए सबसे पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं. ठीक है, सो न्यूरॉन के अगर हम डायग्राम की बात करें, सो न्यूरॉन का डायग्राम क्या है, दो पार्ट्स में बटा होता है, ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा. ठीक है, सो ये वाला हिस्सा क्या है, दिस इज कॉल्ड एज एक्सॉन. इस वाले हिस्से को हम कहते हैं एक्सॉन, इस वाले सिस्टम को हम कहते हैं साइटोन. ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा कि ये जो डेंड्राइट्स हैं, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे डेंड्राइट्स, इनका काम है सिग्नल को रिसीव करना है. डेंड्राइट्स सिग्नल कहाँ आएगा, सबसे पहले डेंड्राइट्स पर आएगा. फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि आपके साइटोन में प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, सिग्नल को रिसीव करने का काम करते हैं. ठीक है, फिर ये सिग्नल कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपके साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म है, बीच में क्या है, बीच में न्यूक्लियस है. अच्छा, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इसमें बहुत छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. These are called as Nissls granules. Nissls granules, जिसकी वजह से इसका जो टेक्सचर होता है, इसका जो कलर होता है वो ग्रेइश हो जाता है. ग्रेइश कलर, थोड़ा बहुत ग्रेइश कलर देता है ग्रैन्यूल्स की वजह से. देन यू हैव एक्सॉन. एक्सॉन में क्या है, छोटे छोटे सेल्स दिखाई दे रहे होंगे आपको. These are called as the Schwann cells. ठीक है, एंड यू हैव नर्व एंडिंग. ठीक है, साथ ही साथ क्या होता है कि आपकी जो एक्सॉन होती है दैट इज यू हैव माइलिनेटेड, माइलिन शील्ड होती है जो कि क्या करती है, उसको कवर करती है. डिपेंडिंग अपॉन वेदर दे आर माइलेटेड और नॉट, यू हैव टू टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, माइलेटेड एंड नॉन माइलेटेड. ठीक है, देन यू हैव नर्व एंडिंग. नर्व एंडिंग क्या होगी, नर्व एंडिंग वो हिस्सा हो गया जो कि अल्टीमेटली क्या करेगा, सिग्नल को आगे दूसरी न्यूरॉन तक पास कराने में हेल्प करेगा. ठीक है, सो आपका सिग्नल भी इसी तरीके से आएगा, सबसे पहले डेंड्राइट्स उसको रिसीव करेंगे. अच्छा, जब नर्व एंडिंग होगी तो उसके सामने क्या होगा, उसके सामने समझ लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर ये एक न्यूरॉन है, उसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट वाला हिस्सा होगा, और वो सिग्नल जो कि इसने फिर ये इस तरीके से ये प्रोसेस फिर वो दूसरे न्यूरॉन के पास चला जाएगा इस तरीके से. ठीक है, सो ये बन गया आपका दूसरा न्यूरॉन. सो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से ये सिग्नल जो होगा वो न्यूरॉन टू न्यूरॉन अलोंग द नर्व क्या होगा, पास होता रहेगा. तो यहां से आया सिग्नल और यहां से फिर इस तरफ चला गया. क्लियर है ये चीज. सो दिस इज अबाउट न्यूरॉन. ठीक है, सो न्यूरॉन के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार. ठीक है, न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन इज अ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल which is responsible for transmission of the nerve impulse. nerve impulse को यानी कि आपके सिग्नल को ट्रांसमिट करने में हेल्प कर रहा है. न्यूरॉन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं. सबसे पहले सेल बॉडी वाला पार्ट जिसको हम साइटोन कहते हैं. ठीक है, स्टार शेप का होता है. ठीक है, इट हैज हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स. डेंड्राइट्स का काम क्या है, रिसीव करते हैं नर्व इंपल्स को, यानी कि सिग्नल को रिसीव करते हैं. देन एक्सॉन. एक्सॉन क्या है, टेल ऑफ द न्यूरॉन. ठीक है, इसमें भी क्या होता है, एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं एंड एक्सॉन टर्मिनल्स क्या करते हैं, नर्व इंपल्स को आगे पास ऑन कराते हैं. एक इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज साइनैप्स. ठीक है, सो जैसे हमने ये डायग्राम देखा था जब मैंने यहाँ पर बात की थी आपसे कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मान लो ये एक न्यूरॉन ये है और ये दूसरा न्यूरॉन है, तो इनके बीच में जो गैप है, ये जो गैप आएगा यहाँ पर, दैट विल बी कॉल्ड एज साइनैप्स. इस गैप को हम साइनैप्स कहेंगे. तो व्हाट इज साइनैप्स, साइनैप्स इज द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स. दो न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप होता है दैट इज कॉल्ड एज साइनैप्स. यहाँ पर किस प्रकार की सिग्नलिंग होती है, यहाँ पर एक केमिकल सिग्नलिंग होती है. केमिकल सिग्नलिंग होती है, यानी कि यहाँ पर जो आपका सिग्नल होता है वो कैसे ट्रांसमिट करता है, केमिकल्स की मदद से. ठीक है, एक सर्टेन टाइप के केमिकल्स होते हैं जिनको हम न्यूरो ट्रांसमीटर्स कहते हैं. न्यूरो ट्रांसमीटर्स यानी कि सिग्नल को क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिट करने में हेल्प कर रहे हैं ये केमिकल्स. जैसे अगर मैं डोपामाइन की बात करूं, यू हैव डोपामाइन, देन यू हैव एसिटाइल एसिटाकोलिन. ठीक है, ये इस तरीके के जो कुछ सिग्नल्स
केमिकल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स का काम करते हैं। अच्छा कभी सोचो कि हाँ भाई आपके जो ड्रग्स हैं वो इस प्रकार का, मतलब ड्रग्स क्या करते हैं, आपके मेनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करते हैं, तो वो अल्टीमेटली क्या करते हैं कि ये जो आपका सिग्नलिंग है इसी सिग्नलिंग को ब्लॉक करते हैं। ठीक है, जनरली होता क्या है कि हाँ भाई आपने क्या किया, आपने जब आप ड्रग कंज्यूम करते हैं तो यू फील मोर एनर्जेटिक। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिसमें आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई वो अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए जो एथलीट्स वगैरह क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के ड्रग्स लेते हैं। ठीक है, सो उनमें अल्टीमेटली होता क्या है कि मतलब वो जो आपका सिग्नल होता है वो ब्रेन तक नहीं जाए, मतलब एक तरीके से वो क्या कर देते हैं, इस सिग्नलिंग को ब्लॉक कर देते हैं। ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर का रिलीज नहीं होने देते, जिसकी वजह से सिग्नल आगे पास ऑन नहीं होता। ठीक है, सो ड्रग्स भी क्या करते हैं, मेनली आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इस पर्टिकुलर पार्ट को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। कुछ होते हैं जो डोपामाइन के सिक्रीशन को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से आपको इंक्रीज्ड वो आता है, यू इंक्रीज्ड यू फील मोर एनर्जेटिक। कुछ होते हैं जो कि हेलुसिनिक प्रॉपर्टीज और यूफोरिक प्रॉपर्टीज, उस तरीके की प्रॉपर्टीज को उस तरीके के एक्शंस को करते हैं। ठीक है, सो उनमें भी क्या है, उनमें भी अल्टीमेटली यही उनका मतलब उनका जो रीजन होता है वो कहीं ना कहीं इस साइनैप्स की सिग्नलिंग से जुड़ा होता है। ठीक है, सो सो व्हाट इज साइनैप्स? ठीक है, साइनैप्स इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द एक्सॉन्स एंड द न्यूरॉन्स विद द डेंड्राइट्स ऑफ द अनदर न्यूरॉन्स। ठीक है, साइनैप्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूरॉन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं वो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, इनके बारे में बात कर लेते हैं। सेंसरी न्यूरॉन, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि एक नर्व होती है सेंसरी नर्व, एक नर्व होती है मोटर नर्व। सेंसरी नर्व क्या करती है, सिग्नल को ब्रेन तक लेकर आती है, और मोटर न्यूरॉन सिग्नल को ब्रेन से लेके जाती है। मान लीजिए आपका ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिग्नल लेने आने का काम, लेकर आने का काम सेंसरी नर्व का, और लेके जाने का काम मोटर नर्व का। ठीक है, सिग्नल। ठीक है, ठीक है, सो सेंसरी नर्व क्या करती है, सेंसरी नर्व सिग्नल को लेकर आती है, और आपकी जो मोटर नर्व होती है वो क्या करती है, सिग्नल को लेके जाती है। कहां से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोटर न्यूरॉन, दीज न्यूरॉन्स सेंड सिग्नल टू द मसल्स और द ग्लैंड्स, जैसे मैंने बताया कि ये क्या करेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेके जाएंगे। सेंसरी न्यूरॉन, दीज न्यूरॉन रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स। एसोसिएशन और रिले न्यूरॉन्स, इन दोनों के बीच में जो न्यूरॉन होंगे दैट विल बी कॉल्ड एज द एसोसिएशन न्यूरॉन्स। ठीक है, सो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अभी मैं डिस्कस कर ही चुका हूं, चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। नर्व इम्पल्स ट्रेवल्स इन द फॉलोइंग मैनर फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अनदर। डेंड्राइट्स, डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से नर्व एंडिंग की तरफ, देन यू हैव साइनैप्स एंड देन डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। ठीक है, सो द केमिकल रिलीज एट द एक्सॉन टिप from one neuron to another crosses the synapse or the neuromuscular junction to reaches to the next cell, and these are called as न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, जो साइनैप्स के बीच में जो सिग्नलिंग होगी वो किसके थ्रू होगी, न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू होगी, जो कि एक साइनैप्स मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल को पास ऑन कराएंगे। ठीक है, बात करते हैं आपके नर्वस सिस्टम की। ठीक है, सो नर्वस सिस्टम का देखिए, नर्वस सिस्टम को आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, ये पूरा चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, नर्वस सिस्टम में क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देन यू हैव पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या जाता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर अवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अच्छा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती हैं दे फॉर्म्स द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, जब ब्रेन से जो नर्व निकल रही हैं दे आर कॉल्ड एज क्रैनियल नर्व्स, एंड देन जो स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकल रही हैं दे आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, और इसी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में डिस्कस किया जा सकता है। सोमैटिक क्या आ जाता है, वॉलेंट्री वाला पार्ट। सोमैटिक कौन सा पार्ट है, सोमैटिक वॉलेंट्री वाला पार्ट है। ठीक है, और आपका जो ऑटोनॉमिक है दैट इज इनवॉलेंट्री, ये इनवॉलेंट्री वाला पार्ट है। ठीक है, इनवॉलेंट्री वाला पार्ट है। ये भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इट इज डिवाइडेड इनटू पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सो नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आ जाती है, आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, चलिए बात करते हैं ब्रेन की। ठीक है, सो जैसे कि हमें पता ही है कि ब्रेन क्या है, ब्रेन हमारा मेन कंट्रोल सेंटर है। हमारी बॉडी के जितने भी एक्शंस हैं उनको कंट्रोल करने का काम क्या है, ब्रेन के अलग अलग हिस्से होते हैं जो कि क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, सो ब्रेन क्या है, ब्रेन नर्वस टिश्यू से बना हुआ है, तीन लेयरें होती हैं ब्रेन के। ब्रेन सबसे पहले तो ब्रेन के बाहर क्या होता है, एक बोनी बॉक्स होता है जिसको हम क्रैनियम कहते हैं। ठीक है, और इसीलिए ब्रेन से रिलेटेड कुछ भी चीज होती है उसको हम क्रैनियल वर्ड से डिनोट करते हैं। क्रैनियम, क्रैनियम क्या है, हमारा बोनी बॉक्स है, स्कल है, जो कि क्या कर रहा है, आपके
ब्रेन को क्या कर रहा है, कवर करके रख रहा है, ठीक है। अब स्कल के बाद क्या है, स्कल के बाद यू हैव वेरियस काइंड्स ऑफ लेयर्स, ठीक है, सिस्टम ऑफ लेयर्स होती हैं या मेम्ब्रेन्स कह सकते हैं, दीज आर कॉल्ड एज दी मेनिंग्स, ठीक है। सो ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 लेयर सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन कॉल्ड एज मेनिंग्स, ठीक है। एंड देन यू हैव सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, फ्लूइड होता है जो कि क्या प्रेजेंट होता है मेनिंग्स के बीच में, ठीक है। सो ह्यूमन ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन आगे वाला हिस्सा, मिड ब्रेन एंड देन यू हैव हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या आ जाता है, फोर ब्रेन में आ जाता है सेरिब्रम। सेरिब्रम हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, ठीक है। देन यू हैव मिड ब्रेन जिसमें आ जाता है आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है। देन यू हैव हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है, सेरिबेलम। देन यू हैव मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पोन्स रीजन, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सो ब्रेन 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। अब हम क्या करेंगे, इन ब्रेन्स के अलग अलग फंक्शंस को समझेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कौन से पार्ट का, कौन से ब्रेन का क्या क्या पार्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ये ह्यूमन ब्रेन है, इसको आप समझिए, ठीक है। सो ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा जो है आपका दिस इज योर सेरिब्रम, दिस इज योर सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम जो होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, दो सरफेस में। एक एक हेमिस्फेयर आपको इस तरफ नजर आ रहा होगा, दूसरा हेमिस्फेयर उस तरफ होगा, ठीक है। बीच में एक लेयर होती है, ट्रैक होता है नर्व टिश्यू का, जो कि क्या करता है, इनको सेपरेट करके रखता है, ठीक है। सो यू हैव राइट हेमिस्फेयर एंड यू हैव लेफ्ट हेमिस्फेयर। अच्छा, सेरिब्रम में क्या होते हैं, अलग अलग लोब्स होते हैं, ठीक है। सेरिब्रम में अलग अलग लोब्स होते हैं जो कि अलग अलग फंक्शंस करते हैं, जैसे आपका फ्रंटल लोब हो गया, देन यू हैव पैरेंटल लोब, ऑसिपिटल लोब, देन यू हैव टेम्पोरल लोब, ठीक है। देन दिस इज योर पॉन्स रीजन, मेडुला, ठीक है, मेडुला हो गया, सेरिबेलम हो गया, ठीक है। अच्छा, पॉन्स और मेडुला मिलकर क्या बनाते हैं, दे फॉर्म योर ब्रेन स्टेम, इट इज कॉल्ड एज ब्रेन स्टेम, ठीक है। और यहीं से ये कंटिन्यू होता है किसके साथ, स्पाइनल कॉर्ड के साथ, ठीक है। सो ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स को याद रखिएगा, उनके अलग अलग फंक्शंस को याद रखिएगा, ठीक है। सो बढ़ते हैं आगे। सेरिब्रम, सेरिब्रम के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने अभी डिस्कस भी किया कि सेरिब्रम क्या है, सेरिब्रम हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, ठीक है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट इज सेरिब्रम। डिवाइडेड होता है दो हेमिस्फेयर में, जिसको हम कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फेयर। देन इट हैज डिफरेंट लोब्स जो कि अलग अलग काम करते हैं, फ्रंटल लोब्स, यू हैव पेरेंटल लोब्स, ऑसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब्स। फंक्शंस क्या है सेरिब्रम के, मेनली हमारे वॉलेंट्री एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, साथ ही साथ मेमोरी, इंटेलिजेंस, लर्निंग, इन सब चीजों के लिए भी क्या है, सेरिब्रम रिस्पॉन्सिबल है। इट इज दी वॉलेंट्री एक्शंस के लिए है, ऑडिटरी परसेप्शंस, टेक्टाइल परसेप्शन, सेंसरी परसेप्शंस, ठीक है, अलग अलग जितने भी हमारे सेंसेस हैं उनको कंट्रोल करने का काम, लर्निंग का काम, मेमोरी का काम, इंटेलिजेंस, ठीक है। देन यू हैव हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट ये एक इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, ठीक है। सो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये हमारे जो सर्काडियम रिदम है, यानी कि हमारी जो स्लीप और वेक का जो पैटर्न है, कब सोना है, कब जागना है, नींद आना, ये सब, ये सारे कुछ चीजों को कौन कंट्रोल करता है, ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। साथ ही साथ ये हमारी ईटिंग और ड्रिंकिंग को भी कंट्रोल करता है। सेरिबेलम, सेरिबेलम क्या है, सेरिबेलम हमारे पोस्चर और बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। हर किसी का, हर ब्रेन के एक स्पेसिफिक फंक्शन पकड़ लीजिए। सेरिब्रम जो है वॉलंटरी के लिए, हाइपोथैलेमस योर स्लीप एंड वेक पैटर्न के लिए, जैसे मेडुला, मेडुला फॉर इनवॉलंटरी एक्शंस, पॉन्स कंट्रोल करता है ब्रेन के अलग अलग हिस्सों को एक साथ कोऑर्डिनेट करने का काम, ठीक है। साथ ही साथ सेरिब्रम जो है, सेरिब्रम प्रिसीजन में भी है कि अगर कोई वॉलेंट्री एक्शन हो रहा है तो कितना प्रिसाइज तरीके से हो रहा है। जैसे अगर मैं किसी को चांटा मार रहा हूँ तो कितने प्रिसाइजली मार रहा हूँ, कि हाँ मैंने कहा कि तेरी कनपट्टी के नीचे मारूंगा तो वहीं पर मारा, ठीक है ना। सो प्रिसीजन मतलब आप टू द पॉइंट, कितने बढ़िया तरीके से आप कितने प्रिसाइजली आप काम कर रहे हैं, उन सब चीजों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, सेरिबेलम रिस्पॉन्सिबल होता है, पोस्चर एंड बैलेंस के लिए, प्रिसीजन के लिए, ठीक है। देन मेडुला, मेडुला का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इनवॉलेंटरी एक्शंस के लिए होता है, ठीक है। जो मेडुला होता है वो ब्रेन स्टेम बनाता है पॉन्स के साथ, ठीक है। देन कंट्रोल्स वेरियस इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वॉमिटिंग, सलाइवेशन, ब्लड प्रेशर, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है एंड ऑल दैट। Then pons, it relies impulses between the lower cerebrum and the spinal cord and the higher parts. तो वो क्या करता है एक तरीके से पार्ट्स के बीच में, ब्रेन के ही पार्ट्स के बीच में सिग्नलिंग करने का काम कर रहा है पॉन्स वाला रीजन, ठीक है। सो इट रिलाइज इम्पल्स बिटवीन द लोअर cerebellum and cerebellum and spinal cord and higher parts of the brain like the cerebrum, midbrain and also regulates respiration, ठीक है। सो चलिए, this was all about
योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेनली जो है वो आपके ब्रेन के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कि हाँ भाई कौन सा ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, कौन सा पार्ट है जो कि वॉलेंट्री को कंट्रोल करता है, ठीक है। देन वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर कि हाँ भाई आपके जो ब्रेन्स होते हैं, ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं दे आर कॉल्ड एज क्रैनियल नर्व्स, ठीक है, ठीक है। यहाँ जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट होता है। इसमें क्या आती है, इसमें दो तरीके की नर्व्स आती हैं, यू हैव स्पाइनल नर्व्स एंड यू हैव क्रैनियल नर्व्स, ठीक है। क्रैनियल नर्व्स के टोटल 12 पेयर्स एंड स्पाइनल कॉर्ड के ऑलमोस्ट 33 पेयर्स ऑफ 32-33, ठीक है, पेयर्स ऑफ नर्व्स निकलते हैं, ठीक है। सो ये चीज याद रखिएगा। साथ ही साथ स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बाकी मेनली जो आपका क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे ब्रेन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इट्स ऑल अबाउट ब्रेन ओनली। देन यू है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, जैसे मैंने बता ही दिया कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम वॉलेंट्री के लिए है और आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलेंट्री के लिए है। पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक अपोजिट वर्क होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका सिस्टम ऑफ, जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है दैट इज द सिस्टम ऑफ फाइट एंड फ्लाइट, ठीक है ना। और आपका जो पैरासिम्पैथेटिक होता है दैट इज द सिस्टम ऑफ रेस्ट एंड डाइजेस्ट। अपोजिट काम है, रिलैक्स फील कराना है तो पैरासिम्पैथेटिक का काम होगा, इंक्रीज्ड एक्टिविटी तो दैट विल बी द वर्क ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो चलिए दिस वाज ऑल अबाउट योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल learn about various endocrine glands of a human body, plus we will talk about the various hormones in plants। plants में अलग अलग तरीके के हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे और ह्यूमंस में भी अलग अलग तरीके के हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। सो चलिए टिल देन बाय बाय, टाटा।